आप सुन रहे हैं धर्मवीर भारती जी का प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता का अगला पार्ट। आज इसके आगे के पार्ट जो है, पिछले पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आगे की कहानी। तो सुधा चंदर से कहती है, मैं कब कहती हूँ कि मैं तुम्हें कहीं से भी बांधना नहीं चाहती। जानती हूँ अगर चाहूँ भी तो कभी अपने मन के बहुपाश ढीले कर तुम्हें चिर मुक्ति तो मैं दे नहीं पाऊँगी। तो भला बंधन ही क्यों बांधूं? पम्मी शाम को आएगी शायद। दरवाज़ा खटका और गेसू ने प्रवेश किया। आकर दौड़कर सुधा से लिपट गई। चंदर उठकर चला आया। चले कहाँ भाईजान, बैठिए ना, नहा लूँ तब आता हूँ। चंदर चल दिया। वह इतना खुश था, इतना खुश कि बाथरूम में खूब गाता रहा और नहा चुकने के बाद भी उसे ख्याल आया कि उसने बनियान उतारी ही नहीं थी। नहाकर कपड़े बदलकर वह आया तब भी गुनगुना रहा था। कमरे में आया तब देखा गेसू अकेली बैठी है। सुधा कहाँ गई? चंदर ने नाचते हुए स्वर में कहा। गई है शरबत बनाने। गेसू ने चुन्नी से सर ढकते हुए और पाँवों को सलवार से ढकते हुए कहा। चंदर इधर उधर बॉक्स में रुमाल ढूंढने लगा। आज बड़े खुश हो चंदर भाई, कोई खोई हुई चीज़ मिल गई है क्या? अरे मैं बहन हूँ, कुछ इनाम ही दे दीजिए। गेसू ने चुटकी ली। इनाम की क्या बात है, कहो तो वह चीज़ ही तुम्हें दे दूँ। हाँ, कैलाश बाबू के दिल से पूछिए, गेसू बोली। उनके दिल से तुम ही बात कर सकती हो। गेसू ने झेप कर मुँह फेर लिया। सुधा हाथ में 2 गिलास लिए हुए आई। लो गेसू पियो। एक गिलास गेसू को देकर बोली, चंदर लो तुम पियो ना। नहीं मैं नहीं पीऊँगी, बर्फ़ मुझे नुकसान करेगी, सुधा ने चुपचाप कहा। चंदर को याद आया पहले सुधा चिढ़ चिढ़ कर अपने आप चाय शरबत पी जाती थी, और आज क्या ढूंढ रहे हो चंदर? सुधा बोली। रुमाल कोई मिल ही नहीं रहा। साल भर में रुमाल खो दिए होंगे। मैं तो तुम्हारी आदत जानती हूँ। आज कपड़ा ला दो, कल सुबह रुमाल सी दूंगी तुम्हारे लिए। और उठकर उसने कैलाश के बक्से में से एक रुमाल निकाल कर दे दिया। उसके बाद चंदर बाजार गया और कैलाश के लिए तथा सुधा के लिए कुछ कपड़े खरीद लाया। इसके साथ ही कुछ नमकीन जो सुधा को पसंद था, पेठा, एक तरबूज, एक बोतल गुलाब का शरबत और एक सुंदर सा पेन, और जाने क्या क्या खरीद लाया। सुधा ने देखकर कहा, पापा नहीं है फिर भी लगता है मैं मायके आई हूँ। लेकिन वह कुछ खा पी नहीं सकी। चंदर खाना खाकर लॉन में बैठ गया। वहीं उसने अपनी चारपाई डलवा ली। सुधा के बिस्तर छत पर लगे हुए थे। उसके पास महाराजिन सोने वाली थी। सुधा एक तस्तरी में तरबूज काट कर ले आई और कुर्सी डालकर चंदर भी चारपाई के पास बैठ गया। तरबूज खाता जा रहा था। थोड़ी देर बाद सुधा बोली, चंदर बिनती के बारे में तुम्हारी क्या राय है? राय? राय क्या होती, बहुत अच्छी लड़की है। तुमसे तो अच्छी है, चंदर ने छेड़ा। अरे मुझसे अच्छी तो दुनिया है, लेकिन एक बात पूछें, बहुत गंभीर बात है। क्या? तुम बिनती से ब्याह कर लो। बिनती से? कुछ दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नहीं, इस बारे में पहले पहले ये बोले कि चंदर से बिनती का ब्याह क्यों नहीं करती, तो मैंने चुपचाप पापा से पूछा। पापा बिल्कुल राज़ी हैं, लेकिन बोले मुझसे तो कही ठीक है, तुम ही चंदर से कहो। कर लो चंदर, बुआ जी अब दखल नहीं करेंगी। चंदर हंस पड़ा। अच्छी खुराफातें तुम्हारे दिमाग में उठती हैं। याद है एक बार और तुमने ब्याह करने के लिए कहा था? सुधा के मुंह से हल्का निश्वास शब्द निकल पड़ा। हाँ याद है। तब की बात और थी, अब तो तुम्हें कर लेना चाहिए। नहीं सुधा, शादी तो मुझे करनी ही नहीं है। तुम क्यों कह रही हो? तुम मेरे बिनती के संबंधों को कुछ गलत तो नहीं समझ रही? नहीं जी, लेकिन यह कहती हूँ कि बिनती तुम पर अंधविश्वास रखती है। उससे अच्छी लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी। कम से कम जिंदगी तुम्हारी व्यवस्थित हो जाएगी। चंदर हंसा। मैं जिंदगी शादी से नहीं प्यार से सुधरेगी सुधा। कोई ऐसी लड़की ढूंढ दो जो तुम्हारे जैसी हो और प्यार करे तो मैं समझूं भी कि तुमने कुछ किया है मेरे लिए। शादी वादी बेकार है। और कोई बात नहीं करनी है क्या? नहीं चंदर, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। बिनती से ना करो तो दूसरी लड़की ढूंढूंगी, लेकिन शादी करनी होगी और मेरी पसंद से करनी होगी। चंदर एक उपेक्षा की हंसी हंस कर रह गया। सुधा उठ खड़ी हुई।
क्यों जल्दी? हाँ, अब नींद आ रही होगी तुम्हें, सो। चंदन ने रोका नहीं। उसने सोचा था सुधा बैठेगी, जाने कितनी बातें करेंगे। वह सुधा से उसका सब हाल पूछेगा, लेकिन सुधा तो जाने कैसी तटस्थ, निरपेक्ष और अपने में सीमित सी हो गई है कि कुछ समझ ही नहीं आता। उसने चंदर से सब कुछ जान लिया, लेकिन चंदर के सामने उसने अपने मन को कहीं जाहिर ही नहीं होने दिया। सुधा उसके पास होकर भी जाने कितनी दूर थी। सरोवर में डूबी पंछी प्यासा ही रहा। करीब घंटा भर बाद सुधा दूध का गिलास लेकर आई। चंदर को नींद आ गई थी। वह चंदर के सिरहाने बैठ गई। चंदर, सो गए क्या? क्यों? चंदर घबरा कर उठ बैठा। लो दूध पी लो, सुधा बोली। दूध हम नहीं पिएंगे। पी लो, देखो बर्फ़ और शरबत मिला दिया है, पीकर तो देखो। नहीं, हम नहीं पिएंगे, अब जाओ, हमें नींद आ रही है। चंदर गुस्सा था। पी लो मेरे राज दुलारे, चमक रहे हैं चांद सितारे। सुधा ने लोरी गाते हुए चंदर को अपनी गोद में खींचकर बच्चों की तरह ग्लास चंदर के मुंह से लगा दिया। चंदर ने चुपचाप दूध पी लिया। सुधा ने ग्लास नीचे रखकर कहा, वाह, ऐसे तो मैं नीलू को दूध पिलाती हूँ। नीलू कौन? अरे मेरा भतीजा है, शंकर बाबू का लड़का। अच्छा। चंदर, तुमने पंखा तो छत पर लगा दिया, तुम कैसे सोओगे? मुझे नींद आ जाएगी। चंदर फिर लेट गया। सुधा उठी ही नहीं। वह दूसरी पार्टी से हाथ टेक कर चंदर के वक्ष के आर पार फूलों के धनुष से झुककर बैठी रही। एकादशी की स्निग्ध पवित्र चंद्रमा आसमान की नीली लहरों पर अधखिले बेल के फूल की तरह कांप रहा था। दूध में नहाए हुए झोंके चांदनी से आंख मिचौली खेल रहे थे। चंदर आंख बंद किए लेटा था और उसकी पलकों पर, उसके माथे पर और उसके होठों पर चांदी की पंखुड़ियां बरस रही थी। सुधा ने चंदर का कॉलर ठीक किया और बहुत ही मधुर स्वर में पूछा, चंदर, नींद आ रही है? नहीं, नींद उचट गई। चंदर ने आँख खोलकर देखा। एकादशी का पवित्र चंद्रमा आकाश में था और पूजा से अभिषिक्त एकादशी की उदास चांदनी उसके वक्ष पर झुकी बैठी थी। उसे लगा जैसे पवित्रता और अमृत का चंपई बादल उसके प्राणों में लिपट गया है। उसने करवट बदल कर कहा, सुधा, जिंदगी का एक पहलू ख़त्म हुआ, दर्द की एक मंजिल ख़त्म हो गई, थकान भी दूर हो गई, लेकिन अब आगे का रास्ता समझ में नहीं आता, क्या करूं? करना बहुत है चंदर, अपने अंदर की बुराई से लड़ लिए, अब बाहर की बुराई से लड़ो। मेरा तो सपना था चंदर कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। अपने बारे में जो कुछ सोचा था वह नसीब से तोड़ लिया। अब तुम ही को देखकर कुछ संतोष मिलता है। तुम जितने ऊंचे बनोगे उतना ही चैन मिलेगा, वरना मैं तो नरक में भुन रही हूँ। सुधा, तुम्हारी इसी बात से मेरी सारी हिम्मत, सारा बल टूट जाता है। अगर तुम अपने परिवार में सुखी होती तो मेरा भी साहस बंधा रहता। तुम्हारा यह हाल, तुम्हारा यह स्वास्थ्य, यह असमय वैराग्य और पूजा, यह घुटन देखकर लगता है क्या करूं, किसके लिए करूं? मैं भी क्या करूं चंदर? मैं जानती हूं कि अब ये भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन इस बात पर मुझे और भी दुख होता है। मैं इन्हें संतुलित नहीं कर पाती और उनकी खुलकर उपेक्षा भी नहीं कर पाती। यह अजब सा नरक है मेरे जीवन में। लेकिन यह ज़रूर है चंदर कि मैं तुम्हें ऊंचा देखकर मैं यह नरक भी भोग ले जाऊंगी। तुम दिल छोटा मत करो, एक ही ज़िंदगी की बात है, उसके बाद। लेकिन मैं तो पूर्ण जन्म में विश्वास नहीं करता। तब तो और भी अच्छा है, इसी जन्म में जो सुख दे सकते हो दे लो, जितना ऊंचे उठ सकते हो उठ लो। तुम जो रास्ता बताओ वह मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं सोचता हूँ अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हारा प्यार मेरे साथ रहे। तो वो कब अलग रहा चंदर? तुम्ही ने जब चाहा मुंह फेर लिया, लेकिन अब नहीं। काश कि तुम एक क्षण का भी अनुभव कर पाते। तुमसे दूर वहाँ वासना के कीचड़ में फंसी हुई मैं कितनी व्याकुल, कितनी व्यवस्थित हूँ कि तुम कभी ऐसा नहीं करते। मेरे जीवन में जो कुछ अपूर्ण रह गया है चंदर, उसकी पूर्णता, उसकी सिद्धि तुम ही हो।
तुम ही मेरे जन्म जन्मांतर की शांति की सौगंध हो। तुम अब इस तरह ना करना, बस ब्याह कर लो और दृढ़ता से ऊंचाई की ओर चलो। ब्याह के अलावा तुम्हारी सब बातें स्वीकार है, लेकिन फिर भी तुम अपना प्यार वापस नहीं लोगी कभी, कभी नहीं। और हम कभी नाराज़ भी हो जाएं तो बुरा नहीं मानोगी? नहीं। और हम कभी फिसलें तो तुम तटस्थ होकर नहीं बैठोगी, बल्कि बिना डरे हुए मुझे खींच लाओगी उस दलदल से। यह कठिन है चंदर, आखिर मेरे भी बंधन है। लेकिन खैर, अच्छा ये बताओ, तुम दिल्ली कब आओगे? अब दिल्ली तो दशहरे में आऊँगा, गर्मियों में यहीं रहूँगा, लेकिन हो सके तो लौटने के बाद शाहजहाँपुर जाऊँगा। सुधा चुपचाप बैठी रही, चंदर भी चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी देर बाद चंदर ने सुधा की हथेली को अपने हाथों पर रख ली और आंखें बंद कर ली। जब वह सो गया तो सुधा ने धीरे से हाथ उठाया, खड़ी हो गई। थोड़ी देर अपलक उसे देखती रही और धीरे धीरे चली आई। दूसरे दिन सुबह सुधा ने आकर चंदर को जगाया। चंदर उठ बैठा तो सुधा बोली, जल्दी से नहा लो, आज तुम्हारे साथ पूजा करेंगे। चंदर उठ बैठा, नहा धोकर आया तो सुधा ने चौकी के सामने 2 आसन बिछा रखे थे। चौकी पर धूप सुलग रही थी और फूल गमक रहे थे, ढेर के ढेर बेलें और अगस्त के फूल। चंदर को बिठाकर सुधा बोली, उसने फिर वही वेश धारण कर लिया था, रेशम की धोती और रेशम का एक अंतवर्षक। गीले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। लेकिन मैं बैठा बैठा क्या करूँगा? उसने पूछा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपना काम करती गई। थोड़ी देर बाद उसने भागवत खोली और बड़े मधुर स्वरों में गोपिका गीत पढ़ती रही। चंदर संस्कृत नहीं समझता था, पूजा में विश्वास नहीं करता था, लेकिन वह क्षण जाने कैसा लग रहा था। चंदर की सांसों में धूप की पावन सौरभ के ढोरे गुद गए। उसके घुटनों पर रह रह कर स्नानता सुधा के भीगे केशों से गीली मोती चू पड़ते थे। कृशकाय उदास और पवित्र सुधा के पूजा के प्रसाद जैसे मधुर स्वर में श्रीमद् भगवत के श्लोक उसकी आत्मा को अमृत से धो रहे थे। लगता था जैसे इस पूजा की श्रद्धान्विति बेला में उसके जीवन भर की भूलें, कमजोरियां, गुनाह सभी घुलता जा रहा था। जब सुधा ने भागवत बंद करके रख दिया तो पता नहीं क्यों चंदर ने प्रणाम कर लिया, भागवत को या भागवत की पुजारिन को, यह नहीं मालूम। थोड़ी देर बाद सुधा ने पूजा की थाली उठाई और उसने चंदर के माथे पर रोली लगा दी। अरे मैं? हाँ तुम, और कौन? मेरा दूसरा और कोई नहीं, सुधा बोली और ढेर के ढेर फूल चंदर के चरणों पर चढ़ाकर झुककर चंदर के चरणों में प्रणाम कर लिया। चंदर ने घबराकर पाँव खींच लिए। मैं इस योग्य नहीं हूँ सुधा, क्यों लज्जित कर रही हो? सुधा कुछ नहीं बोली, अपने आंचल से एक छलकता हुआ आंसू पोंछकर नाश्ता लाने चली गई। जब वह यूनिवर्सिटी से लौटा तो देखा सुधा मशीन रखे कुछ सिल रही है। चंदर ने कपड़े बदल कर कहा, कहो क्या सिल रही हो, रुमाल या बनियाइन? कैसे काम चलता था तुम्हारा चंदर? ना संदूक में एक भी रुमाल है, ना एक भी बनियाइन। लापरवाही की भी हद है। तभी कहती हूँ ब्याह कर लो। हाँ, किसी दर्जी की लड़की से ब्याह करवा दो। चंदर खाट पर बैठ गया और सुधा मशीन पर बैठी बैठी सिलती रही। थोड़ी देर बाद सहसा उसकी ने मशीन रोक दी और एकदम से घबरा कर उठी। क्या हुआ सुधा? बहुत दर्द हो रहा है। वह उठी और खाट पर बेहोश पड़ी थी। चंदर दौड़कर पंखा उठा लाया और झेलने लगा। डॉक्टर बुला लाऊं? नहीं, अभी ठीक हो जाऊंगी, उबकाई आ रही है। सुधा उठी। जाओ मत, मैं पीकदान उठा लाता हूँ। चंदर ने पीकदान उठाकर रख दिया और सुधा की पीठ सहलाने लगा और फिर सुधा हाँफती सी लेट गई। चंदर दौड़कर इलायची और पानी ले आया। सुधा ने इलायची खाई और फिर पड़ रही। उसके माथे पर पसीना झलक आया। अब कैसी तबीयत है सुधा? बहुत दर्द है अंग अंग में, मशीन चलाना नुकसान कर गया। सुधा ने बहुत शीघ्र छड़ों में कहा। बहुत दर्द है अंग अंग में, मशीन चलाना नुकसान कर गया। सुधा ने बहुत क्षीण स्वरों में कहा। जाऊं किसी डॉक्टर को बुला लाऊं? बेकार है चंदर, मैं तो लखनऊ में दिखाई,
इस रोग का क्या इलाज, या तो ज़िंदगी भर का अभिशाप है। क्या बीमारी बताई तुम्हें? कुछ नहीं। बताओ ना। क्या बताऊं चंदर? सुधा ने बड़ी कतार निगाहों से चंदर की ओर देखा और फूट फूट कर रो पड़ी, बुरी तरह से सिसकने लगी। सुधा चुपचाप पड़ी कहराती रही। चंदर ने अटैची में से दवा निकाल कर दी। कॉलेज नहीं गया। 2 घंटे बाद सुधा कुछ ठीक हुई। उसने एक गहरी सांस ली और तकिए के सहारे उठकर बैठ गई। चंदर ने कई तकिए पीछे रख दिए। 2 ही घंटे में सुधा का चेहरा पीला पड़ गया। चंदर चुपचाप उदास बैठा रहा। उस दिन सुधा ने खाना नहीं खाया, सिर्फ फल लिए। दोपहर के 2 बजे भयंकर लू में कैलाश वापस आया और आते ही चंदर से पूछा, सुधा की तबीयत ठीक रही? यह जानकर कि सुबह तबीयत खराब हो गई थी, वह कपड़े उतारने से पहले सुधा के कमरे में गया और अपने हाथ से दवा देकर फिर कपड़े बदलकर सुधा के कमरे में जाकर सो गया। बहुत थका मालूम पड़ता था। चंदर आकर अपने कमरों में कॉपियाँ जांचता रहा। शाम को कामनी, प्रभा और कई लड़कियां जिन्हें गेसू ने खबर दे दी थी आई और सुधा और कैलाश को घेरे रहीं। चंदर उनकी खातिर तवज्जो में लगा रहा। रात को कैलाश ने उसे अपनी छत पर बुला लिया और चंदर के भविष्य के कार्यक्रम के बारे में बात करता रहा। जब कैलाश को नींद आने लगी तब वो उठकर लॉन में आया और लेट गया। बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई। वह सुधा की तकलीफ़ों के बारे में सोचता रहा। उधर सुधा बहुत देर तक करवटें बदलती रही। यह 2 दिन सपनों की तरह बीत गए और कल वह फिर चली जाएगी, चंदर से दूर, न जाने कब तक के लिए। सुबह से ही सुधा जैसे बुझ गई थी। कल तक जो उसमें उल्लास वापस आ गया था, वह जैसे कैलाश की छां ने ही ग्रस लिया। चंदर के कॉलेज का आखिरी दिन था। चंदर कैलाश को ले गया और अपने मित्रों से, प्रोफेसर से उसका परिचय करा लाया। एक प्रोफेसर जिसकी आदत थी कि वे कांग्रेस सरकार के संबंधित हर व्यक्ति को दावत ज़रूर देते थे, उन्होंने कैलाश को भी दावत दी क्योंकि वह सांस्कृतिक मिशन में जा रहा था। वापस जाने के लिए रात की गाड़ी तय रही। हफ्ते भर बाद ही कैलाश को जाना था, अतः वह ज़्यादा नहीं रुक सकता। दोपहर का खाना दोनों ने साथ खाया। सुधा महाराजन का लिहाज करती थी, अतः वह कैलाश के साथ खाने नहीं बैठी। निश्चय हुआ कि अभी से सामान बांध लिया जाए ताकि पार्टी के बाद सीधे स्टेशन जा सकें। जब सुधा ने चंदर के लाए हुए कपड़े कैलाश को दिखाए तो उसे बहुत ही ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कपड़े रख लिए और चंदर से जाकर बोला, अब जब तुमने लेने देने का व्यवहार ही निभाया है तो बता दो, तुम बड़े हो या छोटे? क्यों? चंदर ने पूछा। इसलिए कि बड़े हो तो पैर छू कर जाऊँ और छोटे हो तो रुपए देकर जाऊँगा, कैलाश बोला। चंदर हंस पड़ा। घर में दोपहर से ही उदासी छा गई। न चंदर दोपहर में सोया, न कैलाश और न सुधा। शाम की पार्टी में सब लोग गए। वहाँ से लौट कर आए तो सुधा को लगा कि उसका मन भी डूब गया। उसे शादी में भी जाना इतना ही अखरा था जितना आज का दिन अखर रहा था। मोटर पर सामान रखा जा रहा था तो वह खंबे से टिक कर खड़ी हो रही। महाराजी एक टोकरी में खाने का सामान बांध रही थी। कैलाश ने देखा तो बोला, रो क्यों रही हो? छोड़ जाए तुम्हें यहीं, चंदर से संभलेगा? सुधा ने आंसू पोंछकर आंखों से डांटा। महाराजन सुन रही है कि नहीं? मोटर तक पहुंचते पहुंचते सुधा फूट फूट कर रो पड़ी और महाराजन उसे गले से लगाकर आंसू पोंछने लगी। फिर बोली, रो ना बिटिया, अब छोटे बाबू का ब्याह कर दे तो 2-3 महीना आके रह जाओ तो हर सास छोड़ी है कि नहीं? सुधा ने कुछ जवाब नहीं दिया और 5 रुपए का नोट महाराजन के हाथ में थमाकर आ बैठी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। 2nd क्लास में चंदर ने इन लोगों का बिस्तर लगवा दिया, सीट रिजर्व करवा दी। गाड़ी छूटने में अभी घंटा भर की देर थी। सुधा की आंखों में विचित्र सा भाव था। कल तक की दृढ़ता, तेज उल्लास बुझ गया था और अजब सी कतारता आ गई थी। वह चुप बैठी थी। चंदर ने जब यहाँ नहीं देखा गया तो वह उठकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। कैलाश भी उतर गया। दोनों बातें करने लगे। सहसा कैलाश ने चंदर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ यार, एक बात बहुत ज़रूरी थी। क्या? इन्होंने तुमसे बिनती के बारे में कुछ कहा? कहा था। तो क्या सोचा तुमने? मैं शादी वादी नहीं करूँगा।
यह सब आदर्शवाद मुझसे नहीं होगा। और फिर उससे शादी करके सच पूछो तो बहुत बड़ी बात करोगे तुम। उस घटना के बाद अब ब्राह्मणों में तो वर उसे मिलने से रहा और ये कह रही थी कि वह तुम्हें बहुत मानती है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं शादी कर लूँ। मुझे बहुत कुछ करना है। अरे जाओ यार, तुम सिवा बातों के कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है। चंदर ने बात टाल दी। वह शादी तो करेगा ही नहीं। थोड़ी देर बाद चंदर ने पूछा, इन्हें दिल्ली कब भेजोगे? अभी तो जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन से दिल्ली मेरे साथ ही जाएंगी, लेकिन दूसरे दिन शाहजहांपुर लौट जाएंगी। क्यों? अभी माँ बहुत बिगड़ी हुई हैं। वह इन्हें आने थोड़ी देती थी। वह तो लखनऊ के बहाने मैं इन्हें ले आया। तुम शंकर भैया से कभी जिक्र मत करना। अब दिल्ली तो चली जाएंगी। मैं 2-3 महीने बाद लौटूंगा। फिर शायद सितंबर अक्टूबर में ये 3-4 महीने के लिए दिल्ली जाएंगी। यू नो शी इज़ कैरिड। हाँ अच्छा, हाँ ये तो बात है। पहला मौका है। दोनों लौटकर कंपार्टमेंट में बैठ गए। सुधा बोली, तो सितंबर में आओगे ना चंदर? हाँ हाँ ज़रूर से। फिर वक्त कोई बहाना बनाया मत देना। ज़रूर आऊँगा। कैलाश उतरकर कुछ लेने गया तो सुधा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछकर चंदर के पांव छू लिए और रोकर बोली, चंदर अब मैं बहुत टूट चुकी हूँ। अब हाथ ना खींच लेना। उसका गला रुंध गया। चंदर ने सुधा के हाथों को अपने हाथ में ले लिया और कुछ भी नहीं बोला। सुधा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, चंदर चुप क्यों हो? अब तो नफरत नहीं करोगे? मैं बहुत अभागी हूँ देवता। तुमने क्या बनाया था, अब क्या बन गई हूँ। देखो अब चिट्ठी लिखते रहना, नहीं तो सहारा टूट जाता है। और फिर वह रो पड़ी। कैलाश कुछ किताबें और पत्रिकाएं खरीदकर वापस आ गया। दोनों बैठकर बातें करते रहे। यह निश्चय हुआ कि जब कैलाश लौटेगा तो बजाय बम्बई के सीधे दिल्ली जाने के वह प्रयाग से होता हुआ जाएगा। गाड़ी चली तो चंदर ने कैलाश को बहुत प्यार से गले लगा लिया। जब तक गाड़ी प्लेटफॉर्म के अंदर रही, सुधा सिर निकाले झांकती रही। प्लेटफॉर्म के बाहर भी पीली चांदनी में सुधा का फहराता हुआ आंचल दिखा। धीरे धीरे वह एक सफ़ेद बिंदु बनकर अदृश्य हो गया। गाड़ी एक विशाल अजगर की तरह चांदनी में रेंगती चली जा रही थी। इसके आगे का पार्ट मैं आपको सुनाऊंगी गुनाहों के देवता के अगले एपिसोड में। एक कहानी सुनाने वाले को आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत होती है, ताकि उसे पता चले कि वो जैसे कहानियाँ सुना रहा है, वो जिस तरह की कहानियाँ सुना रहा है आपको पसंद आ रही हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और नीचे कमेंट करके। तब तक के लिए चलती हूँ। नमस्कार।